तो हमारे पास बेटा इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम। दो पार्ट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आपका होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम जनरल बात करते हैं भाई इक्विलिब्रियम होता क्या, व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है क्या बेटा। देखो गाइस, जैसे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लाइक टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया, या कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम जनरली मोल्स पर लीटर मोलैरिटी की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा। जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है, जब भी कोई प्रोसेस होता है या कोई रिएक्शन होती है, तो इन प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। हो सकता है आपका प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर में चेंज आते हो सकता है प्रेशर को टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, प्रेशर में चेंजेस आए। तो मीन्स किसी न किसी प्रॉपर्टी में चेंजेस आपके जरूर आते हैं। बट जब ड्यूरिंग ए रिएक्शन या प्रोसेस, जब कोई भी एक रिएक्शन होती है बेटा, ड्यूरिंग ए रिएक्शन और प्रोसेस, या कोई भी बच्चे प्रोसेस होता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन और प्रोसेस, दीज प्रॉपर्टीज जो हमारी ये ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम दीज अबव अबव ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, अबव ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट, बिकम्स कांस्टेंट। बेटा ये जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ऑलमोस्ट एक टाइम पे जाके धीरे धीरे ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती हैं, चेंज करना बंद कर देती है गाइस। और गाइस जब ये चेंज करना बंद कर दे, टाइम के साथ साथ ये चेंज ना हो, तो उनको हम बोलते हैं दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस। तो इक्विलिब्रियम क्या है कि जब ड्यूरिंग ए रिएक्शन और प्रोसेस कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज ना करें, उनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, जैसे सपोज करो, जैसे हमारे पास जब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आता है, जब वाटर फ्रीज करता है, तो वहां पे वाटर की H2O लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में हमारा वाटर होता है, एंड H2O सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले, तो वहां पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट आना बेटा स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो वाटर तो बेटा आपका ये भी है, दिस इज ऑल्सो वाटर एंड दिस इज ऑल्सो वाटर, बट स्टेट क्या है, ये आपकी सॉलिड स्टेट है ये वाली, और ये आपकी क्या बेटा, लिक्विड स्टेट। मींस सब्सटेंस एक ही है बट उनकी फॉर्म अलग अलग है। तो इस टाइप से उनको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा उसको, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है, स्टेट हमारी क्या हो सकती है, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस। जनरली हमारी ये तीन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आपस में उनकी सिर्फ स्टेट चेंज होती है, सब्सटेंस वही रहता है। तो दैट इज योर फिजिकल इक्विलिब्रियम। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पे देखिए हमारे पास एक कोई भी, हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड, और वो किस में चेंज हो जाता है बाद में, सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको हम सॉलिड लिक्विड फॉर्म भी बोल देते हैं, सॉलिड लिक्विड फॉर्म भी इसको बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर लिया मैंने, शुगर, घरों में हम शुगर यूज करते हैं, शुगर या ग्लूकोज ले लिया कुछ भी, उसको बच्चे मैंने वाटर में डिजोल्व करना स्टार्ट किया, वाटर में डिजोल्व करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे शुगर वाटर में डिजोल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट एक स्टेट ऐसी आती है बेटा जहाँ पे शुगर वाटर में डिजोल्व होना बंद कर देती है। अगर उसके बावजूद भी आप शुगर उसमें डाल रहे हो, जिस रेट से वो डिजोल्व करेंगे, शुगर सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, दिस इज योर शुगर सॉल्यूशन। अब मान लीजिए जिस रेट से डिजोल्व करते हो, रेट ऑफ डिजोल्यूशन, रेट ऑफ डिजोल्यूशन, जिस रेट से डिजोल्व किया, वो रेट इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, पीपीटी।
देखो, पहली बात तो बेटा कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसोल्व होता क्यों है? कोई भी सॉलिड, मान लीजिए आपके पास ये लिक्विड है, ये बेसिक सा रूल है, 9th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं हम। कोई भी लिक्विड है उसके अंदर आपको पता है गैप होते हैं ऐसे ऐसे, उन गैप में जाके उन गैप में जाके कोई भी सॉलिड ऐसे ऐसे फिट हो जाता है। और जब ये गैप ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो वहां पे उसके बाद भी अगर आप बाहर से किसी दूसरे सॉलिड को लेके जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, अगर ये इसकी जगह ले लेगा, डिजोल्व तो हो जाएगा, लेकिन जो पहले से डिजोल्व है वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा। मीन जिस रेट से आप डिजोल्व करोगे उसी रेट से वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस स्टेज पे हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। उस स्टेज पे क्या आ जाता है बेटा? इक्विलिब्रियम विल बी अटेंडेड। इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है बेटा वो, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम स्टेज। और इस इक्विलिब्रियम स्टेज पे गाइस जो होती है हमारे पास रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसको बोलते हैं कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। और यहाँ पे एक चीज और आपको कई बार बोल दी जाती है, कई बार यही दे देते हैं कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये आपका किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, केमिकल है या फिजिकल है? तो बेटा जस्ट एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म है, दिस सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड इन नेचर। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास है लाइक दैट, एक क्लोज वेसल लिया मैंने, ये क्लोज वेसल है गाइस। यहाँ पे मैंने कोई भी लिक्विड फिल कर लिया, वाटर ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे, टोलिन ले लेंगे, कोई भी ले लो, कोई भी लिक्विड लिया आपने, कोई भी लिक्विड, दैट में बी ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। बेटा हमने मान लीजिए ले लिया वाटर, और गाइस इसको नीचे से मैंने हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मैं इसको हीट करता जाऊंगा तो यहां से बच्चों वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइस यू नो वेरी वेल, अगर ऊपर से वेसल क्लोज है, बेटा ऊपर से अगर वेसल क्लोज है तो ये वेपर बाहर तो जा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बाद जब ये पूरा वेपर से भर जाएगा वेसल, जितने वेपर बनेंगे उतने ही वेपर वापस कंडेंस होके किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड में। तो आप बोलेंगे यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंस होना, रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, CONDN, कंडेंसेशन। तो क्लियर है? तो ये भी आपका एक किस टाइप का एग्जांपल है? फिजिकल इक्विलिब्रियम का। क्योंकि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे है तो वही वाटर, लेकिन यहाँ किस फॉर्म में था वाटर? स्टार्टिंग में लिक्विड फॉर्म में, बाद में किस में चेंज हो रहा है? H2O, गैस की फॉर्म में। तो लिक्विड और गैस के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। लेकिन इसके लिए बेटा वेसल का क्लोज होना हमारा बहुत जरूरी है। अगर वेसल क्लोज नहीं हुआ तो इट मीन्स फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारे पास आपने एग्जांपल पढ़ा होगा ये कई जगह, I2 सॉलिड और I2 गैस, I2 गैस, ये सब्लिमेशन होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। तो सॉलिड और गैसियस फॉर्म भी आपका एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है यहाँ पे। तो इनमें भी बेटा एक इक्विलिब्रियम आ सकता है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम? फिजिकल। कैसा बेटा? फिजिकल इक्विलिब्रियम। कई बार तो आपको क्वेश्चन ही जनरल पूछ सकते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो आप देखेंगे सिर्फ फिजिकली चेंज हो रहा है, सब्सटेंस वही है, तो बेटा क्या बोल देंगे? दैट विल बी योर फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जहां पे केमिकल चेंजेस होते हैं एक्चुअल में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास H2 गैस है, I2 एक ये भी एक गैस है, ये कंबाइन करके बना रहे हैं बेटा 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बना रहे हैं। तो उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट बना लिया। तो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में गाइस, प्रोडक्ट्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, दैट इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे N2 गैस है, CH2 आपका अमोनिया बेटा,
सॉरी हाइड्रोजन है, दे विल प्रोड्यूस्ड अमोनिया, NH3 गैस। ठीक है, तो ये भी देखिए रिएक्टेंट्स थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गई, अमोनिया में, कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ठीक है, एक न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस कर ली। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं बेटा, इक्विलिब्रियम है, इसको क्या बोल देते हैं हम, दैट इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद बच्चे यहां पर अगर कोई कैटलिस्ट दिया हो, बाई चांस आपको कोई कैटलिस्ट भी दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 COOCH3, ये बेटा आपके पास है एस्टर। एस्टर, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया, एस्टर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है बच्चे, यहाँ पे एस्टर आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। साथ में मैंने क्या लिया इसके, H2O लिक्विड, H2O लिक्विड लिया बेटा। और एसिड की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया मैंने, एसिड की प्रेजेंस में बच्चे इसको मैंने चेंज कर दिया CH3COH, ये भी बेटा लिक्विड है, प्लस CH3OH, CH3OH बेटा ये भी लिक्विड है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो हमने कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किया है H पॉजिटिव आयन, सबके सब लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर सभी रिएक्टेंट बेटा, रिएक्टेंट आपका, प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट और एंड कैटलिस्ट बेटा जो आपने यूज किया कैटलिस्ट, अगर वो सभी सेम स्टेट में है, ये सभी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, दे आर एग्जिस्टिंग इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट, या सॉलिड या लिक्विड या गैस, तो बेटा उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। शुरू से एक्सप्लेन कर दो, नेटवर्क एरर आ गया था। क्या बोलते हैं बेटा इसको, होमोजीनियस कैटालिसिस। तो बेटा इसमें मैंने ये बताया बच्चे आरजू, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिजिकल तो पता लग गया था बेटा आपको, फिजिकल क्या होता है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। केमिकल में बेटा क्या होता है, केमिकल में एक्चुअल में जब केमिकल चेंज हो रहा हो कुछ, एक्चुअल में केमिकल चेंज हो रहा हो कुछ, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस है यहाँ पे, ये रिएक्टेंट मिलके किसमें चेंज हो रहे हैं बेटा, ये रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और इनके बीच में अगर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज ए केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल हो गया N2 + 3H2 कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया, ये आपकी अलग था, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, इन्होंने बेटा कंबाइन करके एक न्यू स्पीसीज बना दी अमोनिया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या एग्जांपल है, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बट जैसे मैंने यहाँ पे लिया एस्टर, CH3COCH3, इसमें बेटा वाटर डाल दिया, ये भी लिक्विड है, और ये करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये भी आपका लिक्विड होता है। तो आप देखेंगे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये कैटलिस्ट, और जो आपके प्रोडक्ट बने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। तो मीन्स रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट भी और कैटलिस्ट भी, तीनों ही आपके सेम स्टेट में बेटा, सेम स्टेट में, या तीनों लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, तो बेटा नाम क्या होगा उसका, होमोजीनियस कैटालिसिस। क्या नाम होगा बच्चे, होमोजीनियस कैटालिसिस। कई बार बोल देते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। आप बोलेंगे सर होमोजीनियस कैटालिसिस वही होगा जहां पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट बेटा सेम फेज में है, या तो सभी सॉलिड होंगे या सभी लिक्विड होंगे या सभी बेटा गैस होंगे। ठीक है, अगर ये कुछ इस टाइप से आ जाता है बेटा, एग्जांपल और लेते हैं, जैसे N2 ये गैस है बच्चे, प्लस 3H2 ये भी एक गैस है, और ये बना रहा बच्चे 2NH3, 2NH3 इस टाइप से आपका प्रोड्यूस कर रहा है। और यहां मान लीजिए आपने कैटलिस्ट ले लिया आयरन, आयरन इसमें यूज ही आयरन होता है, तो हमारे पास क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये गैस है दोनों, रिएक्टेंट गैस है, प्रोडक्ट भी बेटा आपका गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये बेटा क्या आपके पास, दिस इज योर सॉलिड, तो इसका मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में गाइस नहीं है, नहीं है, तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, हेट्रोजीनियस। गुड, हेट्रोजेनियस, कैटालिसिस। हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, इसको हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस गाइस बोल देंगे, इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर है बेटा पॉइंट, ये बात समझ आ गई यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। एक बेटा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है बेटा, एक वर्ड आता बार बार, डायनामिक इक्विलिब्रियम।
डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देखिए, जनरली हम इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। वो पॉइंट क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, कि जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड है उसी रेट से क्या है, बैकवर्ड। मान लीजिए ये कोई दरवाजा है और यहाँ पे अंदर रूम है, ये अंदर कोई भी रूम बना हुआ इस साइड, मान लीजिए कुछ स्टेप से। अब इस दरवाजे में से एक पर्सन अंदर एंटर कर गया और उसी टाइम एक पर्सन बिल्कुल साथ के साथ निकल गया, तो उस रूम में सेम पर्सन रहेंगे जितने पहले थे। मीन जिस रेट से वो फॉरवर्ड गया उसी रेट से एक बैकवर्ड हो रहा है, सेम टाइम पे सेम रेट से। रेट मीन स्पीड। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आपके पास N2 + 3H2, ये एक सेकंड में, मान लीजिए एक सेकंड में इनका 1 मोल चेंज हो रहा है अमोनिया में। उसी एक सेकंड में 1 मोल अमोनिया का चेंज हो रहा है N2 + 3H2 में। तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, कंसंट्रेशन दोनों साइड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। और क्या रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी? मान लीजिए जिस रेट से फॉरवर्ड है उसी रेट से बैकवर्ड है, क्या हम ये मान लेंगे कि रिएक्शन रुकी बेटा? क्या हम ऐसा कंसीडर करेंगे गाइस कि रिएक्शन स्टॉप होगी? बोलिए, कैसा मानेंगे? नो सर। नहीं, नो सर। क्योंकि रिएक्शन तो अभी भी चल रही है। जिस रेट से फॉरवर्ड है उसी रेट से बैकवर्ड, सेम टू सेम। ठीक है, मूवमेंट अभी भी है। तो इसी को बोलते हैं बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब एक टाइप से ड्यूअल भी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, लेकिन दोनों की रेट बेसिकली आप किसमें पढ़ चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स में। रेट का मतलब उनकी जो कंसंट्रेशन है पर यूनिट टाइम वो सेम चेंज हो रही, जितनी फॉरवर्ड है उतना ही क्या बेटा वो बैकवर्ड है। तो इस वजह से वो उसको हम स्टॉप नहीं मानेंगे, वो चल रही है बट डायनामिक नेचर है। कैसी नेचर है? डायनामिक। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ठीक है गाइस, ओके। अब एक क्वेश्चन बनता है यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दें, ये हम केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट अगर किसी में ऐड कर दिया जाए, अगर एक कैटलिस्ट ऐड कर दिया जाए इन ए केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम then equilibrium is not affected. गाइस इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनली क्या चेंज होगी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। ओनली रेट ऑफ ए रिएक्शन चेंजेस। ओनली उस रिएक्शन की रेट बेटा चेंज होने वाली है। ओनली रेट ऑफ द रिएक्शन विल चेंज। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? तो ये इफेक्ट है कैटलिस्ट के ऐड करने का। अगर कोई कैटलिस्ट बाहर से ऐड कर भी दिया जाए तो सिर्फ किसको इफेक्ट करता, वो ध्यान रखना, ओनली किसको इफेक्ट करेगा? पहले भी इक्विलिब्रियम आ रहा था, अब भी इक्विलिब्रियम आएगा, बट हो सकता है वो जल्दी आ जाए। पहले हो सकता था बेटा 5 मिनट में इक्विलिब्रियम आ रहा हो, अब वही इक्विलिब्रियम में भी 3 मिनट में आ जाए। तो सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही गाइस? रेट चेंज हो रही। क्या चेंज हो रही है? रेट। इसके बाद यहां पे आता है एक लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ क्या था बेटा? इस लॉ ने इतना बोला था, मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन है, एनी केमिकल रिएक्शन, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लिया ये चेंज हो रही है प्रोडक्ट में ये रिएक्शन चेंज हो रही है, कोई भी रिएक्शन है। तो उन्हें बोला जो इसकी रेट है, रेट का मतलब बेटा अगर इन मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में बोले स्पीड, तो रिएक्शन की रेट है या स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट्स, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा मैं ये बता दूं, बेसिक चीज है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर मींस मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए मींस मोलैरिटी, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ बी, रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट उनके कहां चले जाएंगे, पावर में चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा पॉइंट ये। रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है बेटा, ए और बी, रेज टू पावर देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट होंगे वो पावर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन यूज करने वाला हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, कि इसमें हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए कोई भी, ये एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं मैं, जनरल एग्जांपल ये है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, इनके साथ। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन में कोई इक्विलिब्रियम की बात नहीं की उसने, भाई इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, उसने सिर्फ इतना बोला था भाई जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट पे, और उनकी पावर क्या होगी, जो इनका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। रमन बेटा ये चैप्टर में बहुत ये चीजें जो कंसंट्रेशन वगैरह के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में बहुत डीप में बता चुका हूँ चीजें, तो आप अगर नहीं समझ में आ रही हो कोई चीज बोल देना, ठीक है। तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, केसी, केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक काइंडली म्यूट कर लीजिए बेटा साथ के साथ। केसी क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है, ऊपर क्या लेंगे, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट की क्या, एक्स और वाई रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट, और नीचे क्या लेंगे, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट का कौन, ए और बी, इनका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी होगा ए और बी, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा, डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं, कैसे डिराइव किया क्यों किया उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ स्टेप से निकलता है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर ये जो हमने लिए हैं, जो रिएक्टेंट लिए हैं और प्रोडक्ट, सभी के सभी बच्चे अगर गैसियस फॉर्म में है, सभी के सभी अगर गैसियस फॉर्म में बेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज आर ऑल इन गैसियस फॉर्म, पार्शियल प्रेशर, गैसियस पार्शियल फॉर्म। प्रेशर, तो अब कंसंट्रेशन की बजाय हम क्या यूज करते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल वहां पे केसी की जगह क्या यूज करेंगे, वर्ड केपी, क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, केपी, केपी। और मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, केपी और केसी का रिलेशनशिप क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ये रिलेशन आपने याद रखना है। केपी कैब यूज कर रहे हैं जब ये सभी गैसेस फॉर्म में है, तो जब गैसेस फॉर्म में है तो तब बेटा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट विल बी केपी इंस्टेड ऑफ केसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आएगा, सिर्फ क्या आएगा मैं इसको लिख के बता भी देता हूं एक बार, क्या यूज करेंगे हम, पार्शियल प्रेशर, लाइक दैट केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स। गाइस माइक म्यूट कर लो बेटा, किसी का माइक थैंक यू। पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई, ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इस टाइप से। अब इस पूरी टर्म्स को सोल्व करके हमारे पास केपी निकलता है बेटा, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा ये, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब समझिए इसके बारे में डिटेल, केपी केसी के बारे में थोड़ा, ठीक है। वो डिटेल क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन, पहली बात तो आपको बता दूं आर क्या होता है बेटा, आर इज ए गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या यूज करते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू होती है इसकी। टी क्या बेटा, टी इज द टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर। डेल्टा एन जी ये क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। कैसे, मैं समझा रहा हूं अभी। आपको बोला गया कि फॉर ए रिएक्शन H2, क्वेश्चन है बेटा ये, फॉर ए रिएक्शन H2 प्लस I2 चेंजिंग इनटू गाइस 2HI, ये भी बेटा गैसियस है, ठीक है, ये दे दिया। इसके लिए Kc इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मान लीजिए Kc दे दिया। इस रिएक्शन के लिए हमें Kc दिया है एट 300 केल्विन। देन Kp फॉर द रिएक्शन विल बी, भाई इस ऊपर वाली रिएक्शन के लिए Kp क्या होने वाला है, विल बी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लीजिए पहले बोल दिया, फर्स्ट आपको दे दिया Kp विल बी ग्रेटर देन Kc, मान लीजिए ऑप्शन दे दिया ऐसे, Kp इज इक्वल टू Kc, आपको ये दे दिया। थर्ड ऑप्शन दे दिया Kp इज लेस देन Kc, ये फोर्थ दे दिया नन ऑफ दिस। ABCD ऑप्शन दे दिया आपको स्टेप से, या इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है कि Kp ये होगा, Kp ये होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको दे सकता है। तो बच्चे देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन ये है बच्चे, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng देखिए, सबसे पहला काम यही कीजिए, डेल्टा Ng देखिए क्या होगा, डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसेस, सिर्फ गैस वाला लेना है, तो ये 2 मोल्स हैं और 2 के 2 गैसेस फॉर्म में, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसेस फॉर्म 1 ये है बेटा, और 1 यहाँ पे है, ये भी गैस ये भी गैस, तो 2 हो गए, 2 - 2 0, और किसी की भी पावर बेटा कर 0 कर दें क्या होता है 1। अब इसकी पावर अगर मैं ऐसे कर दूं, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर मैंने 0 पुट कर दी बेटा, तो किसी की पावर क्या होगी 0 1, तो क्या आ जाएगा Kp इज इक्वल टू KC Kp। तो आपका रिलेशन कौन सा हो जाएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट रिलेशन। तो आप बोल देंगे सर Kp विल बी इक्वल टू Kc। तो डेल्टा Ng अच्छे समझ आ गए बच्चे। ध्यान रखना, गलती से लिक्विड या सॉलिड को काउंट मत करना, सिर्फ कौन से काउंट करने हमने, जो गैसियस फॉर्म में गए, ठीक है। एक और मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूं। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आपके पास डेल्टा Ng, ये कंडीशन दे रहा हूं मैं, पहली कंडीशन देखो यहाँ पे, पहला केस क्या बना, केस 1, डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, तो उस केस में Kp क्या हो जाए, Kp विल बी इक्वल टू Kc। केस 2 डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या होगा, Kp और Kc का रिलेशनशिप क्या होगा, देखिए आप एक बार अप्लाई करके देखिए इसको। आपका ये क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc, RT की पावर कुछ भी पॉजिटिव आ रही है, 1 2 3 4 मान लिया, कुछ भी आ गई, सपोज कीजिए 2 आ गई, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो आप देखेंगे Kc को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, Kc को कुछ वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, तो जाके किसके इक्वल आएगा, वो Kp के इक्वल। तो कौन सी टर्म बढ़ी है बेटा, यहाँ पे कौन सी टर्म बढ़ी है बच्चे, तो आप बोलेंगे Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो Kp विल बी ग्रेटर देन Kc। नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, केस थर्ड बेटा, केस थर्ड, जब डेल्टा Ng आपकी क्या बन जाए, लेस देन 0, तो आप समझ ही जाएंगे कि तो फिर क्या बनेगा, Kp विल बी लेस देन Kc। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन कैसे अप्लाई करने, देखिए मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन दे दी, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो आपको एक रिएक्शन दे दी, N2O4 गैसेस फॉर्म में दिया, चेंज हो रहा बेटा ये 2NO2 गैसेस फॉर्म में, ये दे दिया। द वैल्यू फॉर द गिवन रिएक्शन Kp विल बी, मान लीजिए आपको रिलेशन दे दिया, Kp विल बी इक्वल टू Kc, B Kp विल बी ग्रेटर देन Kc, C ऑप्शन Kp विल बी इक्वल टू Kc, या D ऑप्शन नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए बेटा,
तो केपी ग्रेटर देन केसी। देखो हमें सिर्फ क्या निकालना है इनके लिए, सिर्फ डेल्टा एनजी फाइंड आउट करना। वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे क्या है 1, 2 - 1, तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 1, तो केपी इज ग्रेटर देन केसी। केपी इज ग्रेटर देन केसी। इज दैट ओके गाइस? क्लियर है पॉइंट ये? Yes, sir. ओके या फिर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। अगर न्यूमेरिकल की बात करूं, मैं न्यूमेरिकली बात करूं कि अगर आपको फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन आपको कोई भी रिएक्शन नीचे दे देंगे, मान लीजिए दे दिया CaCO3 सॉलिड, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसेस, मान लीजिए इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहे हैं। सपोज करो कोई भी रिएक्शन है, ये इक्विलिब्रियम में क्लोज वेसल में सपोज कीजिए, ठीक है। तो इसके रिएक्शन के लिए बोल दें कि Kc इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ एट 200 केल्विन, then Kp will be आपको 4 वैल्यू दे देगा नीचे A B C D, उनमें से बताना आपको Kp, और न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे आपको। अब मेरे पास बुक तो है नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहा हूं। मान लीजिए कोई भी वैल्यू आपको दे देता हूं, हाइपोथेटिकल वैल्यू 16 × 10⁻³ बी ऑप्शन 17.68 × 10⁻³ सी ऑप्शन आपके दे दिए 22.6 × 10⁻³ और ये दे दिए डी ऑप्शन दे दिया, अभी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी नहीं आने वाली। तो आप देखेंगे बेटा कि केपी का फॉर्मूला क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी RT की पावर डेल्टा एनजी, यही होता है बच्चे। तो केसी क्या बेटा आपके पास, केसी 2 × 10⁻³ ठीक है। आर क्या है 8.314 ये हो गया, और टी टेम्परेचर कितना दिया है 200, ठीक है 200 केल्विन। और इसकी वैल्यू RT डेल्टा एनसी की वैल्यू क्या आ रही बेटा, डेल्टा एनसी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे बताएंगे जरा। डेल्टा एनसी क्या है 1, क्योंकि देखो सॉलिड है इसको छोड़ 1, दो, sir. सॉलिड है इसको छोड़ दो, तो 1 - 0 तो 1 आ गई। तो आप देखेंगे 2 × 2 4, 4 × 8 24, तो आई थिंक इसमें देखेंगे अगर वैल्यू आपकी क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें, अगर इसको 80 लें ऑलमोस्ट, तो 8 × 2 = 16, 32 के करीब बनेगी बेटा, 32 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। बेटा समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लिया 8, इसको क्या लिया सर 200। 3.325 आ रही है। हाँ तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रही ऊपर वाले में से यस वैल्यू, सर। तो आप क्या टिक करेंगे आंसर, क्या नन। टिक करें, नन ऑफ दिस। नन। और कोई वैल्यू इसके अप्रोक्सीमेट नियर बाई होती उसको टिक कर देते। तो इस टाइप से कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूछ लेता है। एक चीज और, ये बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछी गई है, ठीक है, क्या कि आपको दे देंगे फॉर ए रिएक्शन, इसका सोच समझ के आंसर करना मुझे। फॉर ए रिएक्शन आपको दी है SO3 SO2 गैस प्लस O2 गैस चेंजिंग इनटू 2SO3 गैस, ये आपको दिया है, दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। कोई भी हो सकती है ऐसी रिएक्शन में, नहीं कह रही यही मिलेगी आपको, एनी रिएक्शन XYZ, ठीक है। फॉर ए रिएक्शन KP बाय KC विल बी, KP बाय KC विल बी, KP बाय KC की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए पहला 1/RT, 1/RT। ऐसा क्वेश्चन भी आपको बहुत बार मिलता है, ए रूट ऑप्शन सर। रूट बी ऑफ ऑप्शन RT, है। बिल्कुल ठीक है, पता लग गया ना बेटा कैसे करेंगे। यस सर। यस सर। आपको दे सकते हैं RT का स्क्वायर, डी ऑप्शन दे सकते हैं आपको 1/RT का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा 1/RT, RT। क्योंकि सिर्फ बेटा सबको समझ आ रहा है ना गाइस, रमन Yes. समझ आ रहा है बच्चे। Yes, sir. बेटा किसी को अगर लगे, कई बार क्या होता है, अभी तो जैसे तुम 4 या 5 बच्चे हो ग्रुप में, जब आगे बच्चे, बेटा माइक म्यूट कर लो प्लीज, माइक म्यूट कर लो प्लीज, थैंक यू। अभी तो जैसे 5 बच्चे हो तुम, 4-5 बच्चे ग्रुप में, धीरे धीरे बच्चे बढ़ेंगे, ठीक है। जब 60-70 स्टूडेंट बैच में हो जाते हैं, कई बार होता क्या है, कोई 2-4 बच्चे
हो सकता है स्टडी के बिल्कुल रेगुलर टच में हो, वो फटाफट बोल देते हैं हाँ जी सर हो गया, आता है, बिल्कुल हो गया, ये आंसर हो गया। बट कुछ बच्चे क्या होते हैं जो बहुत टाइम से स्टडी के टच में नहीं होते, कई बार किसी का 5 साल का गैप है, 6 साल का है, 7 साल का गैप भी होता है किसी किसी का, तो बेटा उनको वो चीज समझ नहीं आ रही होती, तो बेटा उस टाइम बोल दो सर मुझे काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो दूसरों को देख के ये मत बोल देना, वैसे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यू आर द मैच्योर स्टूडेंट, मुझे ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं आपको, आप तो खुद ही बोल देंगे। तो बेटा फिर भी मेरे एंड से मैं एक बार बोल देता हूँ, तो आप बोल देना कि सर समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, बेटा लास्ट ईयर भी थे बच्चे, लड़की थी एक दीक्षित, उसका मास्टर कैडर में सिलेक्शन हुआ, पहले दिन उसने ये बोला था मुझे सर मेरी केमिस्ट्री 0 है, बट मैं हार्डवर्क इतना कर सकती हूँ जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और उस बच्चे ने वही किया और सिलेक्शन ली। मैं कभी आपसे बात भी कराऊंगा, उसको ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बुलाऊंगा, और आप उससे पूछना फर्स्ट डे उसने मुझसे क्या बोला था कि सर मेरी केमिस्ट्री ये मान के चलो 0 है अपनी तरफ से, बट मैं एफर्ट इतना कर सकती हूँ मैं बता नहीं सकती आपको। तो उसने एफर्ट किया और सिलेक्शन लिया बेटा। तो बच्चे जितना टीचर का कंट्रीब्यूशन है सिलेक्शन में, उससे मैं कहता हूँ डबल ट्रिपल ये आपकी अपनी मेहनत है बेटा। जितनी मेहनत खुद कर लोगे आपका रिजल्ट उतना ही बेटर होता जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा ये हमारे पास था केपीकेसी के, यस बेटा सर एक क्वेश्चन, सर आपने डेल्टा एम जी की वैल्यू कर ली 2 -3 तो -1 आ गई, तो -1 आ आरटी गई। की पावर -1 आ गई और उसको नीचे ले आई आरटी की देखो ये हो पावर गया, प्लस ले आई 1/RT आंसर आ गया। हाँ जी बेटा ऐसे हो गया ना, तो केपी हाँ जी सर, बाय केसी 1/RT। 1/RT है। ठीक है बच्चे, ठीक अब माइक म्यूट कर लो। तो ये था हमारे पास। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे बेटा, इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स 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 ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, कि अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन बेटा, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ले ली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, H2 प्लस I2 गैस चेंजिंग इनटू 2HI गैस, ये ले ली, ठीक है। और इसके लिए कोई भी वैल्यू आपको दे दे भी, KC इज इक्वल टू XYZ, कोई भी वैल्यू मान लीजिए 81 दे दिया मुझे, या आपको ले लेते हैं वैल्यू 4.5 इंटू 10 की पावर -2, ये वैल्यू केसी की आपको दे दी। और इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं बच्चों, इस रिएक्शन को मैं अगर रिवर्स कर दूं, इफ दिस रिएक्शन इज रिवर्स्ड, दिस रिएक्शन इज रिवर्स्ड, ये रिएक्शन रिवर्स कर दी, तो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेटा इनिशियल वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अगर हम एक रिएक्शन है कोई भी, वो बेटा इक्विलिब्रियम पे है, उस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाले का रेसिप्रोकल। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ये वाला। सेकंड अगर बेटा इसको मैं किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, कुछ भी कर सकता हूं इसके साथ। मान लीजिए मैं रिएक्शन वही ले लेता हूं, ये एक रिएक्शन है H2 प्लस I2, मैं फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा हूं इसको, अंडरस्टूड है, गैस है सभी, 2HI, ठीक है। तो बेटा केसी क्या होगा यहाँ पे, वही ले लेता हूँ 4.5 इंटू 10 की पावर -2, या कोई भी अनदर वैल्यू ले लेते हैं, चलो मान लीजिए 81 दिया आपको, ये वैल्यू दे दी। तो अब कहता है इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, मैंने इसको ऐसे ले लिया H2 प्लस 1/2 I2 HI, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो अब जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, देखो बेटा क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पे किया है ये आपके पावर में कर दो, जो भी लिया है। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा आंसर 9। आंसर क्या आ जाएगा बच्चे आपका 9 विल बी योर आंसर। अब सपोज कीजिए किसी को अगर आपके पास है, अगर 1/3 से किया गया है, 1/3 से, तो फिर आप यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। क्या ले लेंगे बेटा, क्यूब रूट। तो आप इसको क्रैमिंग मत करना कि 1/2 से किया तो स्क्वायर रूट, तो वो पावर जो भी यहाँ पे लोगे वही पावर में चला जाएगा।
हो सकता है वो 3/2 कर रहा हो सकता है वो ऐसे कर रहा हो, इसी रिएक्शन में वो कुछ इस टाइप से लिख रहा हो इसको, कि इसी को ऐसे लिख दिया 3/2 H2 प्लस 3/2 I2 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 3HI, क्योंकि 3/2 करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पूछ ले बताइए K' क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे दें भाई। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 81 था, इसके पावर में क्या कर देंगे 3/2। तो इसको सोल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा उसको हम आंसर कर देंगे। ठीक है बेटा, बात समझ आई? क्लियर है बच्चों पॉइंट ये? तो यस सर। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसकी पावर लिख सकता हूँ? 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? सर 9 9 स्क्वायर। 9 की पावर 2, और साथ में क्या 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाए कैंसिल, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, इसको सोल्व कर देंगे, दैट विल बी वैल्यू ऑफ K'। बात समझ आई बच्चे? क्लियर बेटा पॉइंट ये? यस सर। अरे यार ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या आने लगी है, पहले नहीं आती थी कभी भी, अभी ये पीछे से सारा उठ जाता है। नोट कर लिया था बेटा आप लोगों ने? यस सर। चलो थैंक यू। इसको चेक करना पड़ेगा एक्चुअली बेटा, मेरे पास है ना अभी टाइम की बहुत शॉर्टेज है। सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock बैच स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल इसके 11th-12th के एग्जाम चल रहे हैं ना पैरेलल। मैं 11th-12th को पढ़ाता हूँ सेंटर पे, तो उनके एग्जाम चल रहे हैं, और 28 को पहला फैब को केमिस्ट्री का एग्जाम है, और अभी 11th के चल रहे हैं, और उसके जस्ट बाद नीट है। तो सुबह से लेकर शाम तक बैक टू बैक बैचेज होते हैं, तो मुझे इस प्रॉब्लम को देखने का टाइम नहीं मिल रहा। ये कई बार लैग कर जाता है पढ़ाते हुए, पीछे वाला जैसे देखो उड़ गया, बीच वाला भी है, नहीं नोट किया हो तो दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो बेटा अब ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अगर बेटा हम बात करें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, थर्ड क्या है बेटा? अगर मान लीजिए मैंने आपको एक रिएक्शन दिया, सिंपल एक रिएक्शन देता हूं मैं, कि फॉर ए रिएक्शन N2 प्लस 3H2 चेंजिंग इनटू 2NH3, एक इक्वेशन रिएक्शन दे दी एट इक्विलिब्रियम। इसके लिए Kc की वैल्यू दे दी मैंने आपको 81, सपोज कीजिए। देन ये XYZ कुछ भी दे सकता है, x मान लो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है गाइस। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन को दे दिया मैंने NH3 चेंजिंग इनटू 1/2 N2 प्लस 3/2 H2। तो आपका आंसर है मान लीजिए 1/x B x² C √x D 1/√x। कौन सा आंसर डी होगा? ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। देखो बेटा इसमें क्या किया गया है, पहले तो रिएक्शन को किया रिवर्स, मीन्स यहां से स्टार्ट की प्रोडक्ट से, पहले तो इसको कर दिया रिवर्स किया तो क्या हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, पहले वाले का रेसिप्रोकल। पहला काम तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद उसको 1/2 से डिवाइड भी किया, इसको 1/2 से डिवाइड किया, इसको 1/2 से, इसको 1/2 से, तो साथ में डिवाइड भी किया 1/2 से, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई नोट डिवाइड। तो उसका हम क्या लेंगे 1/2 स्क्वायर रूट, K' क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, √x। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बात समझ आई बच्चे? बेटा क्लियर है पॉइंट यहां तक? यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए आपके पास क्या है, इसमें बोलते हैं अगर एक रिएक्शन मान लीजिए मैंने बोला A चेंजिंग इनटू B, इसके लिए कुछ भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया K1, B चेंजिंग इनटू C, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया K2, ठीक है, और C चेंजिंग इनटू D, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया K3। ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज दी है K1 K2 K3। और एक रिएक्शन ऐसी दी इसमें A चेंजिंग इनटू डायरेक्टली D, मीन्स यहाँ पे देखो पहले A को B में, B को C में, C को D में, मीन्स A को D में कन्वर्ट किया, बट नंबर ऑफ स्टेप्स लगाए, उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग है, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं XYZ। 1/x मान लीजिए दे दिया, x दे दिया, यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 1/x दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए x² दे दिया। तो बोलेंगे जब A चेंजिंग इनटू D, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे उसके लिए बेटा, K1 इंटू K2
इंटू K3, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगी, x इंटू 1/x इंटू एक्स स्क्वायर, कैंसल। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में प्रोसीड कर रही है और उसी रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं एक सिंगल स्टेप में, उसी रिएक्शन को लिख देता हूं बेटा एक सिंगल स्टेप में लिख देता हूं, तो आप देखेंगे जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा मेरे बच्चों, वो इन सब का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर। क्या आएगा आंसर बेटा, एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है बेटा सबको? इज दैट ओके गाइस? गाइस इज दैट ओके? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो समझिए। आपके पास एक रिलेशन है log K_P2 डिवाइड बाय K_P1, या इसको मैं सिंपली K1 K2 भी लिख सकता हूं। यहाँ पे K2 और ये K1 इधर लिखेंगे, इसमें डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस T2। ठीक है, अब आपको अगर ध्यान हो, ये सेम ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हमने कहाँ किया था, ऐसी ही रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में। वहां पे डेल्टा H की बजाय सिर्फ क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी थी। ठीक है, तो अगर बेटा कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मान लीजिए आपको दे दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि एट एट सपोज कीजिए क्वेश्चन है एट 200 डिग्री C फॉर ए रिएक्शन Kc की कोई भी वैल्यू दे दे, Kc इज इक्वल टू मान लीजिए x मान लेता हूं बेटा मैं यहाँ पे, एंड एट 300 डिग्री C आपको कोई वैल्यू भी दे सकता वो 300 डिग्री C, इट बिकम्स, मान लीजिए इट बिकम्स y, ये वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की y। देन फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन, तो हमें एंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन बताना है। तो बेटा आगे इसके क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉपर में, तो जस्ट एक फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। तो log K2 आपके पास है, तो फाइनल टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा y, जो कि बाद में बन रहा है। log K1 जो इनिशियल था, ये हमारे पास यहाँ पे K एक्चुअली KP लिख लो इसको, KP या KC, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है न कि रेट कांस्टेंट। अगर K लिख लूंगा तो रेट कांस्टेंट बन जाएगा, तो KP2 KP1 ऐसे लिख लो। तो ये हमारे पास है y और x, उसके बाद डेल्टा H 2.303 इंटू R 8.314। बेटा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे पता लग जाएगा, 19.7 के करीब वैल्यू आती है सोल्व करके। ये दोनों डायरेक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे ना तो 19 पॉइंट के करीब वैल्यू आएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 19 भी लिख देते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे जो दिए हैं T1 और ये T2। तो यहां से हम इसको सोल्व करके वैल्यूज को हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा H, या फिर मोस्टली तो आपको डेल्टा H पूछेंगे। डेल्टा H यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। डेल्टा H क्या बेटा यहाँ पे, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको प्रैक्टिस में। ठीक है, ये हो गए बेटा। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर में आ गया भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद आप ये मान सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का मैं इसको कह सकता हूं, कौन सा, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर कर सकता हूं। आई कैन कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और ये टॉपिक क्या होगा बेटा, देखिए अब मान लीजिए एक रिएक्शन है कोई भी बेटा, ये इक्विलिब्रियम पे चल रही है, ऐसे इक्विलिब्रियम पे। यहां पर क्या क्या बचे मैंने बताया था, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, ये कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे क्या होगी है, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, कांस्टेंट। स्टार्टिंग बोला था ये कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है, बट अगर मैं किसी के साथ छेड़छाड़ कर दूं, टेम्परेचर चेंज कर दूं बेटा,
प्रेशर चेंज कर दूं, कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, वॉल्यूम चेंज कर दूं, किसी में भी कोई चेंजेस में कर दूं, ठीक है, इन सब में कोई भी चेंजेस कर दूं तो रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब रिएक्शन क्या चाहेगी कि जो चेंजेस किए गए हैं, ये चेंजेस किए गए हैं, चेंजेस आर डन, चेंजेस आर डन, कुछ चेंजेस किए टेम्परेचर में, प्रेशर में, कंसंट्रेशन में, तो रिएक्शन चाहेगी उन चेंजेस को क्या करना, उन चेंजेस को दोबारा से अनडू करना। भाई दोबारा से अनडू, कि वो चेंजेस ना हो, वो चेंज नहीं होने चाहिए ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो उसके लिए या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, या किस में होगी बेटा, या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों रेट बराबर थी। पर जैसे मैंने किसी में चेंजेस किए, किसी में भी, किसी के साथ भी छेड़छाड़ किए, किसी के साथ भी मैंने कोई भी छेड़छाड़ की, तो उसी टाइम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होके क्या हो गया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, तभी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना, तो ये एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो उसको वो अंडू करने के लिए, क्यों हो रहा है ऐसा, ताकि वो अंडू कर पाए। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं, बेटा क्लियर है पॉइंट ये अंदर, ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या है कि इफ एनी चेंज इज अप्लाइड on a reaction at equilibrium, then so as to undo the changes, the reaction will shift in a particular direction. रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगी बेटा, शिफ्ट करेगी। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा, क्या पॉइंट क्लियर है ये वाला? यस सर। ओके, यस सर। अब देखिए, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, कुछ भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास a प्लस बी, ये चेंज हो रहा है बेटा, a प्लस बी एक वेसल में लिए, एक वेसल में लिए, a प्लस बी को लेकर रिएक्ट करवाया मैंने, चेक करवाया इस वेसल में, वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, दे आर चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ उन्होंने इक्विलिब्रियम सेटअप कर लिया। मैंने बोला भाई यहां पे मैंने क्या किया, इस बीकर का वॉल्यूम बढ़ा दिया, मैंने वॉल्यूम मान लीजिए इसका डबल कर दिया, डबल्ड। और जो कंसंट्रेशन होती है बेटा, ये कंसंट्रेशन और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो पहले यहां पे क्या था, ए का 1 मोल, बी का भी क्या है 1 मोल, अब मैंने उसी को बड़े बीकर में ले लिया ए और बी को, तो नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं किए, पहले भी 1 मोल था अब भी 1 मोल है, सिर्फ क्या किया, वॉल्यूम चेंज किया। आपने वॉल्यूम अगर डबल कर दिया तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ। हाफ। तो इस साइड अगर कंसंट्रेशन आधी होगी, कम होगी, तो रिएक्शन क्या करेगी, इसको बैलेंस करने के लिए कहाँ जाएगी, बैकवर्ड Backward. डायरेक्शन में। तो वॉल्यूम डबल करने से जो रिएक्शन बचे शिफ्ट हुई, वो क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। या मैं डायरेक्टली बोलूं कि भाई मैंने रिएक्शन के दौरान ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ए की बढ़ा दी, सपोज कीजिए मैंने ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो इस साइड अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फिर रिएक्शन किस साइड चली Forward जाएगी, reaction. फिर Forward आपकी direction. फॉरवर्ड हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, इट विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड बच्चे। अब जो पॉइंट है सेकंड वाला, प्रेशर वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रेशर, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं बेटा, प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन क्या होगी, हायर नंबर ऑफ मोल्स टू लोअर नंबर ऑफ मोल्स, हायर नंबर ऑफ मोल्स टू लोअर नंबर ऑफ मोल्स। एग्जाम्पल, जैसे अब मैं कह दूं, आपको रिएक्शन दे दी मैं, देखिए पहली रिएक्शन दी बेटा, ये N2 गैस है प्लस 3H2 ये भी गैस है, चेंजिंग इनटू 2NH3, पहली रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन आपको दे दी N2O4 चेंजिंग इनटू 2NO2, दोनों ही गैसेस में, ये भी गैस और ये भी गैस। सी ऑप्शन H2 प्लस I2 चेंजिंग इनटू 2HI, गैस, ये भी सभी गैसेस। ये मान लीजिए रिएक्शन ले ली मैंने आपकी, ठीक है, दीज आर योर रिएक्शंस, ठीक है बेटा। तो
इसमें मैंने क्या किया बेटा, इन रिएक्शन में मैं बोल दूं भाई बताइए अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो पहले वाली रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉरवर्ड हो गया बैकवर्ड? पहले वाली फॉरवर्ड। देखो इस साइड कितने मोल्स हैं, 2 3 और 1, फिर से वही गैसेस लेने ओनली। इस साइड है 4 मोल्स, 4 मोल्स। इस साइड कितने मोल्स हैं बच्चे, सर 2 मोल्स 2 मोल्स। तो रिएक्शन हायर नंबर ऑफ मोल से लोअर, लोअर की तो तरफ। रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड। इसमें बताइए क्या होने वाला है, हायर नंबर ऑफ, बैकवर्ड। इस साइड कितने 2 मोल्स गैसेस फॉर्म में, इस साइड कितना है 1, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। इसमें क्या होगा बेटा, सर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ क्योंकि इस साइड भी क्या 1, इस साइड भी 1, तो 2 और 2 दोनों साइड 2 और 2 0, तो दोनों साइड बराबर मोल है, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट रिमेन अनचेंज्ड। नो, इसी में अब ये पूछ ले, ऑप्शन दे दे कि विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या विच ऑफ फॉलोइंग विल टेक्स प्लेस इन बैकवर्ड रिएक्शन, या ऑन विच रिएक्शन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर। बात समझ आई बेटा? यस तो आप सर। बता देंगे आराम से, तीन तीन क्वेश्चन अलग अलग बन गए ना, देखो। यस अच्छा सर। एक चीज और, अब हम बात करें प्रेशर बढ़ाने की, मैं उल्टा कर दूं, अब इसको ऑपोजिट ले लेता हूं कि प्रेशर कम करने का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स। क्लियर है बेटा पॉइंट ये, बात समझ आई? अगर हम प्रेशर बढ़ाने से हायर नंबर ऑफ मोल्स टू लोअर शिफ्ट हो रही रिएक्शन, अब जैसे कोई यही कह दे कि भाई मुझे NO2, ये जो NO2 है, ये वाला NO2 ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन आपकी देखो, कोई कहता है N2O5 गैसियस है और चेंज हो रहा है सर 2NO2 में, ये हो रहा है, और सर मुझे ना NO2 ज्यादा चाहिए, ताकि ज्यादा NO2 बने, मींस इन शॉर्ट आप रिएक्शन को कहां चाहते हैं, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड चाहते हैं, तभी NO2 ज्यादा बनेगा। तो बताइए सर प्रेशर क्या लें, लो लें, हाई लें, क्या लें बेटा? लो सर। अब देखो प्रेशर अगर मैंने हाई कर दिया फिर तो क्या हो जाएगा, हायर टू लोअर, बैकवर्ड हो जाएगी। अगर हाई प्रेशर ले लिया तो, हाई प्रेशर लिया तो, प्रेशर अगर हाई लिया तो रिएक्शन क्या हो रही है, बैकवर्ड। तो इसलिए प्रेशर क्या लेंगे इसमें, लो, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फॉरवर्ड। बात समझ आ रही बच्चे? यस क्लियर? सर। ओके यस सर। ओके। अब मैं देखता हूं टेम्परेचर का इफेक्ट, भाई अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं कम करते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। तो देखो बेटा, अगर आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे यही एग्जांपल लेता हूं, बहुत फेमस एग्जांपल है अमोनिया का, बाय हेबर्स प्रोसेस, ये बन रहा है, अमोनिया बना रहा है, ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, और इसमें अबाउट टू, जहां तक मेरा आइडिया है, 46.1 किलो जूल पर मोल की अप्रोक्सीमेट हीट रिलीज होती है, अबाउट टू, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसी है बेटा, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इस साइड ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट है प्रोडक्ट साइड, अगर इस साइड में और ज्यादा हीट दूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, बैकवर्ड। बैकवर्ड। इसका मतलब अगर आप इस रिएक्शन में हेबर्स प्रोसेस में चाहते हैं अमोनिया अच्छा बने ज्यादा से ज्यादा, तो टेम्परेचर आपको क्या रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर। लो रखना पड़ेगा, टेम्परेचर मस्ट बी लो। अब टेम्परेचर कम रखेंगे तभी रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड, और आपका अमोनिया अच्छी क्वांटिटी में बनेगा, यील्ड अच्छी होगी, अमाउंट अच्छी बनेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक लाइक है, जैसे मेरे पास है CaCO3 सॉलिड, या आप एग्जांपल ले लो, ये वाला ले लो, N2O5 गैसियस है, इसको मैं हीट कर रहा हूं मान लीजिए, तो ये बना रहा है 2NO2 प्लस 1/2 O2, 2O2 गैसियस, ये भी गैसियस, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या है, हीट का मतलब रिएक्शन कैसी है, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो रिएक्शन कैसी है बेटा, कैसे बच्चे, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो अब अगर इसमें मैं और ज्यादा हीट दूंगा, और ज्यादा हीट, देखो हीट का मतलब है ये एक्चुअली हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं में से, अगर इसको और ज्यादा हीट दूंगा तो इस साइड बहुत ज्यादा हीट एक्सेस में हो जाएगी, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो एंडोथर्मिक में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन विल बी गाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या पॉइंट क्लियर है?
तो इसका मतलब टेम्परेचर का रोल डिपेंड करता है, पहले चेक करना पड़ेगा आपको कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसको देख के ही बता सकते हैं भाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इज दैट ओके गाइस, क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। लास्ट इफेक्ट इस पे वो होता है बेटा इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस क्या करती है बेटा? इनर्ट गैस हमारे पास जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्या ये रिएक्ट करती है गैसेस किसी के साथ? हीलियम, नियोन, आर्गन क्या किसी के नो साथ सर। रिएक्ट नहीं करती? नो सर। अब ऑब्वियस सी बात है रिएक्ट तो ये नहीं करेंगी, तो ये क्या कर सकती है? जस्ट वॉल्यूम को तो बढ़ा सकती है ना यस गैस के, सर। ठीक है। और अगर मैं कह दूं वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैं बोल दूं रिएक्शन में कि इफ कोई इन ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दे देंगे, एन इनर्ट गैस इज एडिड, या नाम दे देंगे हीलियम गैस इज एडिड, नियोन इज एडिड, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। आपने वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दिया और रिएक्ट तो वो कर ही नहीं रही, तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। राइट बच्चे, क्लियर पॉइंट? यस सर। नो Yes, sir. इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, बट आपको बोले बाय चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, या कुछ भी नहीं बोला तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज करेगी करेगी, वो वॉल्यूम कांस्टेंट आपको दिया नहीं है, तो फिर क्या होगा? इफ वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या होगी बेटा? ये होगी लोअर नंबर ऑफ मोल्स टू लोअर नंबर ऑफ मोल्स टू हायर नंबर ऑफ मोल्स, हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन आपकी शिफ्ट हो जाएगी, लोअर नंबर ऑफ मोल्स टू हायर नंबर ऑफ मोल्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये था टेम्परेचर का, प्रेशर का, कंसंट्रेशन का, या कोई इनर्ट गैस ऐड कर दें, तो अगर ये चेंजेस ले आते हैं हम किसी में भी एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन पे इफेक्ट क्या क्या पड़ने वाला है, कैसे वो शिफ्ट करने वाली है। तो ये था बेटा ली चैटेलियर प्रिंसिपल। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा सभी को। यस सर। ओके यस सर। तो कल इसको आगे करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है बेटा, स्टडी करना है इसको यहाँ तक, ठीक है बच्चे? और कुछ बच्चों के कहीं कहीं चैप्टर में प्रीवियस डाउट है, तो बेटा डाउट के लिए मैं आपको स्पेशल टाइम दूंगा, बता दूंगा, उस टाइम पे हम डाउट भी डिस्कस करेंगे। राइट बेटा? ओके सर। ओके गाइस, यस। यस ओके सर। ओके बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट सर। ओके बाय बाय, ओके सर। ओके।